वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने थर्मोमीटर स्केल का डिटेल से स्टडी किए थे। आशा करते हैं उसको आप देख भी लिए होंगे और उसको नोट डाउन भी कर लिए होंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। ये जो क्लासिफिकेशन आपको बता रहे हैं ऑन द बेस ऑफ इंडिकेटर। जैसे कि थर्मामीटर में हम इंडिकेटर यूज करते हैं तो इंडिकेटर के बेस पर भी थर्मामीटर का क्लासिफिकेशन है। तो भाई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, मरकरी है, एल्कोहल है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको हीलियम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे Hg दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको एल्कोहल दिखाई दे रहा है। तो भाई यही जो हमारा 118 एलिमेंट्स है उसमें से आप यही क्यों यूज कर रहे हैं इंडिकेटर में, सवाल है यहाँ पर। ठीक है, तो फिजिक्स का फ्लूइड मैकेनिज्म का एक प्रॉपर्टी आता है कोहेसिव और एडासिव फोर्स। तो अगर एडासिव फोर्स होता है तो एक दूसरे से वो चिपक जाता है और कोहेसिव होता है तो चिपकता नहीं है। सवाल यहीं पे आकर के खड़ा होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो मरकरी का जो ये थर्मामीटर का जो ट्यूब होता है ना हमारा, वो ग्लास का बना होता है। अगर ये ग्लास में चिपक जाएगा तो रीडिंग तो आएगा नहीं हमारा। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि ग्लास में लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, हीलियम, मरकरी और एल्कोहल ये ग्लास से कोहेसिव फोर्स लगता है। तो कोहेसिव फोर्स लगने के कारण ये एक दूसरे से चिपकता नहीं, तो रीडिंग हम लोग सही से मेजरमेंट कर पाते हैं, इसीलिए इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस थर्मामीटर का डिटेल आपको 11th और 12th में पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ इसका टेम्परेचर रेंज को याद करना है। ठीक है, ये आपका जो MCQ रहता है ना हमारा, चाहे वन लाइनर रहता है, उसमें फिलिंग करने के लिए आपको आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, चाहे वन लाइनर क्वेश्चन जो होता है इसमें सिर्फ टेम्परेचर मेजरिंग रेंज ही आपसे पूछेगा। तो अभी फिलहाल 10th में आप इसका मेजरिंग रेंज ही याद कर लीजिएगा, जहां जरूरत पड़ेगा थोड़ा बहुत इसका डिफिनेशन आपको हम बताते चले जाएंगे। ठीक है, जो जैसा जरूरत रहेगा। तो सबसे पहला जो थर्मामीटर आता है मेरे भाई वो हाइड्रोजन थर्मामीटर आता है। तो हाइड्रोजन थर्मामीटर का जो टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज है वो -200 से +500 डिग्री सेल्सियस है। -200 से +500 डिग्री सेल्सियस है। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद नाइट्रोजन थर्मामीटर है। तो जैसा हम लोग हाइड्रोजन थर्मामीटर को बनाते हैं सेम प्रोसेस से हम लोग नाइट्रोजन थर्मामीटर को भी बनाते हैं। मैंने कि इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो बाहर से अगर देख लीजिएगा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन थर्मामीटर को तो पकड़ नहीं पाइएगा जब तक उसका स्केल को नहीं देखिएगा, क्योंकि स्केल इसमें कम रेंज का रहेगा, इसमें आपको ज्यादा रेंज का रहेगा। तो अगर दूर से अगर आपको हाइड्रोजन और नाइट्रोजन थर्मामीटर एक साथ निकाल के दे दिया जाए तो आप पकड़ नहीं पाइएगा, क्योंकि उसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है दोनों का लगभग सिमिलर रहता है, सिर्फ स्केल में अंतर रहता है। तो नाइट्रोजन थर्मामीटर का कंस्ट्रक्शन जिस कंस्ट्रक्शन बॉडी का जैसा रहता है वैसा ही हमारा हाइड्रोजन थर्मामीटर का भी रहता है, लेकिन इसका टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज में डिफरेंस है। जो नाइट्रोजन थर्मामीटर है वो -200 से +1500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर को क्या कर सकता है, मेजरमेंट कर सकता है या रीडिंग ले सकता है। इसके बाद आता है मेरा भाई थर्मोकपल। थर्मोकपल एक्चुअली में ये सीबेक इफेक्ट पर चलता है। सीबेक इफेक्ट, ये सीबेक इफेक्ट क्या, थोड़ा सा थर्मोकपल के बारे में आपको हम बता दे रहे हैं कि क्या होता है थर्मोकपल। तो ये हमारा एक्चुअली में सीबेक इफेक्ट पर चलता है। सीबेक इफेक्ट क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, सीबेक इफेक्ट क्या होता है, एक हॉट वायर लेते हैं, एक कोल्ड वायर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक हॉट वायर है रेड मार्कर और ये ब्लैक मार्कर है आपका कोल्ड वायर है। तो दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा। तो जोड़िएगा तो हीट करंट जो होता है हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी जाएगा, मतलब रेड मार्कर टू ब्लैक मार्कर जाएगा। तो जंक्शन से होकर जो हीटिंग करंट फ्लो होगा, इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, सीबेक इफेक्ट। और इस करंट का नाम हम लोग क्या कहते हैं, सीबेक करंट कहते हैं। तो थर्मोकपल में क्या होता है कि इसमें दो वायर होता है। एक होता है, देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, कॉपर का वायर होता है और एक होता है कंसंटेन वायर। कंसंटेन एक्चुअली में एलॉय होता है जो कॉपर और निकेल का क्या मिल करके बनता है। कॉपर और निकेल को मिला करके हम लोग कंसंटेन वायर बनाते हैं, जो ये बहुत ही अच्छा आपका
रियोस्टेट बनाने में कंसंटेंट वायर का यूज भी करते हैं, जैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होता है आपको आगे जाकर के पढ़ना है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस में हम लोग कंसंटेंट वायर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो एक्चुअली में इसमें कॉपर और एक कंसंटेंट है, तो कंसंटेंट वायर जो होता है हॉट वायर होता है और कॉपर आपका कोल्ड वायर होता है, ठीक है, कोल्ड वायर होता है, ठीक है। तो कंसंटेंट टू कॉपर की ओर जो करंट फ्लो होता है जंक्शन से, और जंक्शन में जो हीट करंट जाता है, इसी हीट करंट को हम लोग क्या कहते हैं, सीवेक करंट, इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, सीवेक इफेक्ट कहते हैं। और इसी फेनोमेना पे थर्मोकपल वर्क करता है। थर्मोकपल का वर्किंग पता चल गया आपको। तो भाई अब यहाँ पे थर्मोकपल कितना से कितना रेंज का टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकता है। तो थर्मोकपल एक्चुअली में -200 डिग्री टू 1600 डिग्री का टेम्परेचर को क्या कर सकता है, मेजरमेंट कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट थर्मामीटर आता है प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल से आप लोग 11th में पढ़िएगा, बहुत ही डिटेल से है थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में। इसका टेम्परेचर रेंज आप याद कर लीजिए, -200 डिग्री सेल्सियस स्टेप प्लस 1200 डिग्री सेल्सियस प्लैटिनम थर्मामीटर का होता है। अब यहाँ पर हीलियम थर्मामीटर की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। हीलियम थर्मामीटर, हीलियम थर्मामीटर जैसे ही आता है आपको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को ध्यान में रखना होगा। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, पहले इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ये होता है मेरे भाई, जब किसी ऑब्जेक्ट को ठंडा करते हैं तो तब तक ठंडा करते हैं जब तक वो उसका मोलिकुलर वेलोसिटी रुक ना जाए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ठंडा करने लगे तो वो जो है -273.15 डिग्री सेल्सियस, इससे नीचे ठंडा नहीं कर सकते हैं, याद रख लीजिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को, सिर्फ हीलियम को छोड़ करके। हीलियम में एब्सोल्यूट टेम्परेचर का प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट नहीं करता है, थोड़ा सा एक्सेप्शन है। 118 एलिमेंट्स में एकलौता एलिमेंट हीलियम है जो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर का प्रॉपर्टी को थोड़ा सा फॉलो नहीं करता है। तो इसमें हीलियम का लिस्ट हटा दीजिएगा तो बचेगा कितना, 117 एलिमेंट। तो 117 एलिमेंट का जो कूलिंग अगर किया जाए, ठंडा किया जाए उसको, ठीक है, कूल किया जाए, तो इससे ज्यादा कूलिंग नहीं किया जा सकता। ये लास्ट कूलिंग टेम्परेचर है, ठीक है। तो इस लास्ट कूलिंग टेम्परेचर को ही हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। और ये जो टेम्परेचर होता है वो 0 केल्विन होता है, मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 0 केल्विन। तो इसी को हम लोग 0 केल्विन के नाम से भी जानते हैं। तो भाई हीलियम थर्मामीटर पढ़ रहे हैं तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या काम है। सवाल यहां पर आता है कि हीलियम थर्मामीटर -200 डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे बिलो का टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है। और चूंकि हमारा लास्ट जो कूलिंग होगा वो -273.15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ठंडा नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही डेंजर चीज है हमारा। अब ये उससे नीचे का टेम्परेचर को मेजरमेंट कर रहा है, तो -500 डिग्री सेल्सियस, -600 डिग्री सेल्सियस को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, हीलियम थर्मामीटर का यूज करेंगे। लेकिन इस टेम्परेचर से ज्यादा हम नीचे किसी ऑब्जेक्ट को ठंडा नहीं कर सकते हैं, मतलब कि हर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हम लोग हीलियम थर्मामीटर की मदद से जो बिलो टेम्परेचर होता है उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इससे नीचे क्यों ठंडा नहीं कर सकते हैं। सवाल है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एगो थर्मल एनर्जी का सबसे बड़ा एक पॉइंट होता है मेरे भाई, जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है ना तो उसका मोलिकुलर वेलोसिटी बढ़ने लगता है, मोलिकुलर वेलोसिटी बढ़ने लगेगा। और जब किसी ऑब्जेक्ट को अगर ठंडा किया जाता है, कूलिंग सिस्टम में डाला जाता है और उसको कूल किया जाता है तो उसका मोलिकुलर वेलोसिटी घटने लगता है। और जब ये -273.15 डिग्री सेल्सियस को अचीव कर लेता है तो उसका मोलिकुलर वेलोसिटी कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। अब वो कंप्लीटली मोलिकुलर वेलोसिटी अगर रुक गया है तो उससे नीचे तो जाएगा नहीं। अब हमारा सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि क्या कह रहा है कि जब तक वो उसका वेलोसिटी जब तक नहीं रुक जाता तब तक वो ठंडा होगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक हॉट होता रहेगा जब तक उसका मोलिकुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है। जब इन्फिनाइट मोड में चला जाएगा तो उसका फिर हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। इन्फिनाइट मोड में जब उसका मोलिकुलर वेलोसिटी आ जाएगा, चाहे लाइट के वेलोसिटी के बराबर उसका मोलिकुलर वेलोसिटी आ जाएगा, तो फिर वो नहीं बढ़ेगा। कहने का मतलब क्योंकि वो एक वेव के सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज है। तो जब इस टेम्परेचर पे जाते हैं तो ऑब्जेक्ट का मोलिकुलर वेलोसिटी क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, मतलब मोलिकुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। तो मोलिकुलर वेलोसिटी 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। तो उसका मोलिकुल का
लीनियर मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम जो होता है P इक्वल्स टू md होता है मेरे भाई। जब वेलोसिटी नहीं रहेगा तो मोलिकुलर का लीनियर मोमेंटम हो चाहे एंगुलर मोमेंटम की बात करें, मोलिकुल का लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन एक चीज मैक्सिमम हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। किस टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये गैस मॉलिक्यूल है तो अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे कोई गैस मॉलिक्यूल चला जाता है, कोई भी गैस मॉलिक्यूल, जैसे कि इसका आप लोग को बता दे रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल याद रखने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, आपको बता दे रहे हैं। हरभजन नेहरा अगर कर जहीर रैना ओझा हमेशा नो बॉल फेंक कर को क्लार्क को आउट किया। तो इसमें हमारा टोटल 11 गैस एलिमेंट है, याद रख लीजिएगा। हरभजन नेहरा अगर कर जहीर रैना हमेशा नो बॉल फेंक कर क्लार्क को आउट किया। तो 6 आपका नोबेल गैस है और 5 आपका रिएक्टिव गैस है, टोटल मिलकर के क्या हो जाएगा, 11 गैस एलिमेंट होगा। तो ये जो 11 गैस एलिमेंट है, अगर ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर को अचीव कर लेगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को अचीव कर लेगा तो 0 केल्विन को अचीव कर लेगा, यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस को अगर अचीव कर लेता है तो उस कंडीशन में मेरे भाई उस गैस का वॉल्यूम और प्रेशर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को। तो कोई भी गैस मॉलिक्यूल जो आएगा, एनी गैस मॉलिक्यूल, यदि वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को अचीव करता है तो उसका प्रेशर और वॉल्यूम क्या होगा, हमारा जीरो हो जाएगा। प्रेशर और वॉल्यूम क्या होगा, जीरो हो जाएगा। किसका, गैस मॉलिक्यूल का। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, कोई भी थर्मल एनर्जी वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, तो आपको बता ही चुके हैं, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी पे। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा थर्मल एनर्जी मिलेगा, जितना कम मॉलिक्यूलर वेलोसिटी होगा उतना ही कम थर्मल एनर्जी आपको मिलेगा। तो थर्मल एनर्जी एक प्रकार का क्या है, हमारा वन टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, क्योंकि थर्मल एनर्जी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है हमारा, ठीक है। तो याद रखिएगा, थर्मल एनर्जी कंप्लीटली डिपेंड किस पे करता है, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी पे। तो याद रखिएगा, जब कोई मॉलिक्यूल एब्सोल्यूट टेम्परेचर को अचीव कर लेता है तो उसका थर्मल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। और अगर कोई मॉलिक्यूल, ठीक है, अगर हमारा मॉलिक्यूलर वेलोसिटी को इन्फिनाइट को अचीव कर लेता है तो उसका थर्मल एनर्जी इन्फिनिटी में चला जाएगा। क्लियर है, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। तो इसी प्रिंसिपल पे हमारा थर्मोकपल चलता है, सॉरी हीलियम थर्मामीटर चलता है, ठीक है। याद रखिएगा, एब्सोल्यूट प्रिंसिपल को, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का प्रिंसिपल को काट देता है। इसके बाद आता है मेरे भाई पायरोमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, पायरोमीटर, इसका मेजरिंग रेंज जो है एबव +800 डिग्री सेल्सियस। ये 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर को मेजरमेंट नहीं कर सकता है। कौन, हमारा पायरोमीटर। क्यों नहीं कर सकता है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, पायरोमीटर कहने से ही यहाँ पे 2 पॉइंट उठ के आता है, 2 पॉइंट्स निकल करके आता है। याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, इसका जो प्रिंसिपल होता है वो रेडिएशन प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और सेकेंड ये स्टीफन्स लॉ पर काम करता है। तो स्टीफन्स लॉ जो होता है, तो इमेसिव पावर जो होता है, वो इमेसिव पावर जो होता है 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इमेसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब इसको हम लोग प्रोपोर्शनल को साइन हटाएंगे तो E इक्वल्स टू सिग्मा T0 का पावर 4 आ जाएगा। ये सिग्मा आपका स्टीफन कांस्टेंट होता है, और इसी जो इमेसिव पावर है, इसी इमेसिव पावर के इसको बेस मान करके, इमेसिव पावर को बेस मान करके ही हम लोग पायरोमीटर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो रेडिएशन होता है, कोई भी रेडिएशन होता है, इसमें तो बहुत सारा थ्योरी चलता है, ठीक है। कोल्ड रेडिएशन है, हॉट रेडिएशन। तो एक्चुअली में प्रीवर्स्ट थ्योरी जो होता है वो कोल्ड रेडिएशन में चलता है, ठीक है। और एक नॉर्मल जो होता है आपका, वो आपका हॉट रेडिएशन में चलता है, ठीक है। तो हम लोग प्रीवर्स्ट थ्योरी की बात अभी नहीं करेंगे, उसको हम लोग 11th में बात करेंगे। प्रीवर्स्ट थ्योरी क्या होता है, उसमें का कि रेडिएशन आपका 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक कैलोरिक रेडिएशन होता है, एक प्रीवर्स्ट रेडिएशन होता है, ठीक है। तो प्रीवर्स्ट थ्योरी का जो रेडिएशन है उसका हम लोग अभी बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा 11th का पार्ट है, ठीक है। हम लोग अभी 10th का देख रहे हैं ना। तो जो हॉट रेडिएशन होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेडिएशन द्वारा थर्मल एनर्जी कैसे ट्रांसमिट करेगा,
उसका सबसे बड़ा चीज है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म हो जाता है, ज्यादा हॉट हो जाता है, तो वो जो होता है हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करना चालू कर जाता है, एब्जॉर्ब करता है, कुछ रिफ्लेक्ट करता है, कुछ हमारा ट्रांसमिट करता है। तो ये फेनोमेना होता है यहाँ पर। तो वो कुछ जो होता है कि 500 डिग्री सेल्सियस से जब एबव होने लगता है तो हीट एनर्जी को वो क्या करने लगता है, रेडिएट करने लगता है। तो इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। तो जो 500 डिग्री सेल्सियस से मेजरमेंट सही से नहीं आता है, जब पायरोमीटर का मेजरमेंट लेते हैं तो हमारा प्लस 800 से ऊपर का टेम्परेचर का सही मेजरमेंट आने लगता है। तो ये एक्चुअली में हमारा स्टीफन्स लॉ पर चलता है। तो स्टीफन्स ने जो आपका रेडिएशन के लिए ये जो लॉ दिया था, ये हॉट रेडिएशन पर दिया था, कोल्ड रेडिएशन पर प्रीवोस्ट थ्योरी चलता है, जो आपको 11th में जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ाएंगे तो डिटेल से आपको मैं बताऊंगा उसमें, ठीक है, कि प्रीवोस्ट थ्योरी है क्या थर्मोडायनामिक्स में। लेकिन इतना जान लीजिए कि रेडिएशन आपका दो टाइप्स का होता है, एक होता है हॉट रेडिएशन और एक कोल्ड रेडिएशन। तो पायरोमीटर जो होता है आपका हॉट रेडिएशन में चलता है। ये जो पायरोमीटर का जो वर्किंग लॉ है वो स्टीफन्स लॉ है, जिसमें स्टीफन्स लॉ में ये ई जो है एनर्जी नहीं समझ लीजिएगा, ये ई आपका इमेसिव पावर है। इमेसिव पावर क्या होता है आपको हम 11th में डिटेल से बताएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। ये टी नोट आपका क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और ये जो सिग्मा है आपका ये स्टीफन कांस्टेंट है। तो ये हो गया मेरे भाई पायरोमीटर के बारे में। अब आगे आता है एचजी थर्मामीटर, जिसको हम लोग कहते हैं मरकरी थर्मामीटर। तो एक्चुअली में मरकरी थर्मामीटर को हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर या क्लिनिकल थर्मामीटर के नाम से भी जानते हैं। और मरकरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ये हो जाता है -39 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है +357 डिग्री सेल्सियस। किसका, मरकरी का। तो मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है मेरे भाई, -39 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है हमारा, तो +357 डिग्री सेल्सियस। तो टॉम एंड जेरी आप लोग देखे होंगे। एक दिन क्या होता है कि जो चूहा जो है ना डॉक्टर बनता है, बिल्ली को बुखार लग जाता है तो देखता है, उसमें देखिएगा कार्टून में बड़ा जबरदस्त देखता है, तो नीचे कैंडल जलते रहता है, ठीक है, अचानक टेम्परेचर बढ़ जाता है, थर्मामीटर फट जाता है, एक्स्ट्रा हॉट, फिर जाके किताब खोलता है चूहा, ठीक है, देखता है कि बहुत ज्यादा गर्म हो गया, इसको ठंडा करना पड़ेगा। तो क्या करता है टॉम एंड जेरी को, वो बिल्ली को क्या करता है, फ्रिज में डाल देता है, वो पूरा कूल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, पूरा बर्फ बन जाता है, इसे हो जाता है, ठीक है। अब उसको फिर देख के ऐसा लगता है तो हड्डी बन गया, पूरा ढेला टाइप से, ठीक है, पूरा फ्रिज बन गया, तो उसको निकाल के देखता है, फिर उधर एक्स्ट्रा ठंडा हो गया, जाके देखता है इसको गर्म करना पड़ेगा, तो गर्म तवा में बैठा देता है, बड़ा ही मजेदार। तो उसमें ये टेम्परेचर सब लिखले रखता है। जब वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है उसके मुंह में जब थर्मामीटर डालता है ना, तो वो मरकरी जम करके वो फिर से ब्लास्ट कर जाता है थर्मामीटर, ठीक है। तो उस समय टेम्परेचर सबको लिखता है टॉम एंड जेरी में, देखिए बड़ा मस्त कार्टून है इस जगह पर, ठीक है। तो वो जगह पर ये टेम्परेचर का रेंज को एक्स्ट्रा चिल्ड में -39 को दिखाता है, एक्स्ट्रा हॉट में +357 डिग्री सेल्सियस को वो इंडिकेट करता है टॉम एंड जेरी में। ये देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो, बड़ा ही मस्त ये कार्टून है हमारे इस जगह पे। उस दिन क्या होता है, चूहा डॉक्टर बना रहता है, तो वो बहुत ही मजेदार कार्टून था, उसमें इस चीज को लिखा है वो हमारा, ठीक है। तो भाई मेरे ये जो थर्मामीटर है कितना से कितना टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकता है, तो ये थर्मामीटर जो है -38.5 से 350 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर को एक्यूरेट रीड कर सकता है। उसके बाद का टेम्परेचर को रीडिंग में इसका क्या आएगा, एरर आएगा। इसके बाद आता है मेरे भाई एल्कोहल थर्मामीटर। इसमें इंडिकेटर के रूप में क्या होगा, एल्कोहल यूज होता है, और एल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है -114.1 डिग्री सेल्सियस, 114.1 डिग्री सेल्सियस माइनस में इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट इसका 78 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है मेरे भाई, 78 डिग्री सेल्सियस, किसका, एल्कोहल का। अब ये जो टेम्परेचर मेजरमेंट करेगा तो हमारा -114 से 70 डिग्री तक का टेम्परेचर को बहुत अच्छा से रीड करेगा, लेकिन इससे आगे का टेम्परेचर में ये एरर देगा, क्योंकि ये वेपर मोड में चला जाएगा और वो थर्मामीटर फटने का डर रहता है, इसलिए इससे ज्यादा इसी रेंज तक का इसका टेम्परेचर एल्कोहल में मेजर कर सकते हैं। इसके बाद एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो आपको बता दिए। अब आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब सिंपल सा डेफिनेशन है मेरे भाई कि कितना वो हीट 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा। सिंपल सा बात है मेरे भाई, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा,
तो वो एब्जॉर्प्शन जो होगा वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। तो इसका डिफिनेशन को देखिए, बड़ा है, जबरदस्त है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। यूनिट मास ऑब्जेक्ट rise in temperature 1 unit, then required amount of heat energy is called specific heat capacity। तो यूनिट मास ऑब्जेक्ट अगर कोई है और उसका 1 डिग्री, मतलब कि यहाँ पे 1 kg हुआ तो 1 केल्विन होगा, 1 ग्राम होगा तो 1 डिग्री सेल्सियस होगा, 1 पौंड होगा तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ये चीज आप लोग को डिटेल पिछले क्लास में बता चुके हैं कि केजी के साथ केल्विन आता है, ग्राम के साथ सेल्सियस आता है, पौंड के साथ फ़ारेनहाइट आता है। तो अगर हमारा क्या है यूनिट मास, मतलब 1 kg मास का ऑब्जेक्ट है, तो राइज इन टेम्परेचर 1 यूनिट, देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि डेल क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब डेल क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। दोनों इक्वेशन को मिला देते हैं तो बन जाता है मेरे भाई डेल क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एम इंटू डेल्टा टी, जहां पे डेल टी जो है हमारा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, मतलब डेल टी हमारा चेंज इन टेम्परेचर है यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर जब हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड चेंज होगा आप, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो चेंज होगा तो ये जो एस कांस्टेंट आएगा, इसी एस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस इक्वल्स टू डेल क्यू बाई एम डेल्टा टी। ऐसा यूनिट क्या होगा मेरे भाई, जूल पर केजी पर केल्विन, और सीजीएस क्या होगा, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। किसका, स्पेसिफिक हीट का ऐसा यूनिट, और सीजीएस यूनिट आपको यहाँ पर बता चुके हैं। आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू याद करना होगा, ठीक है। सबसे पहले वाटर का जो स्पेसिफिक हीट एसआई में जो होता है 4200 डिग्री 4200 होता है, सीजीएस में इसका वैल्यू 1 होता है। आपको ज्यादातर सीजीएस में ही लेकर के कैलकुलेशन करना है आईसीएससी वालों को, क्योंकि आपको जो थर्मल एनर्जी निकालना है जूल में नहीं निकालना है, कैलोरी में निकालना है, इसलिए ये वैल्यू आपके लिए ज्यादा सफिशियंट है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आइस का जूल पर केजी पर केल्विन में 2100 होता है, और कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में 0.5 होता है। उसके बाद होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 14,200 जूल पर केजी पर केल्विन में, और कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में होता है 3.38। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की क्यों बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा जितना भी सब्सटेंस या मैटर है उसमें से सबसे ज्यादा अगर किसी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है मेरे भाई, तो सिर्फ और सिर्फ वाटर का होता है, याद रखिएगा। जितना भी अभी तक मैटर ज्ञात है हमारा, हमने कि सब्सटेंस पता है आपको, उन सभी सब्सटेंस में सबसे ज्यादा अगर स्पेसिफिक हीट होता है तो वो हमारा किसका होता है, वाटर का होता है। और अगर 118 एलिमेंट्स की बात करें, 118 एलिमेंट्स हमारा पीरियोडिक टेबल में है, तो 118 एलिमेंट्स की अगर बात करें तो 118 एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है तो किसका होता है, हमारा हाइड्रोजन का होता है, याद रखिएगा। किसका होता है मेरे भाई, हाइड्रोजन का होता है। क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा किसमें है, वाटर में है, इसलिए हमारा वाटर का स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होता है। अब सवाल आता है कि आपको अगर स्पेसिफिक हीट अगर कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में पता है तो कुछ नहीं करना है, आपको 4200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो वैल्यू आपका जूल पर केजी पर केल्विन में निकल जाएगा। तो ये था मेरे भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डिटेल जानकारी, ठीक है। और आपको मैंने इधर बहुत सारा थर्मामीटर के बारे में भी बताया, साथ ही साथ आपको मैंने एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में भी डिटेल से जानकारी दे दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है हीट कैपेसिटी के बारे में देखेंगे, लेकिन याद रखिएगा हीट कैपेसिटी जो है ना मेरे भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। बड़ा कंफ्यूजन करता है बच्चा लोग यहाँ पर, ठीक है, कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में डिफरेंस ही नहीं कर पाता है, बोलेगा दोनों तो एक के हैं। तो उस समय डिफिनेशन को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और उस समय जो डिफिनेशन आपको बताएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो याद रखिएगा जो हीट कैपेसिटी होगा ना, तो यूनिट मास ऑब्जेक्ट नहीं होगा, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगा। राइज इन टेम्परेचर मैंने कि मास में यूनिटी नहीं आएगा, मैंने कि बड़ा मास का जो हीट एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होगी उसी को हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो याद रखिएगा जब हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो ये रिलेशन तो आ जाएगा,
लेकिन ये रिलेशन तो नहीं रहेगा, याद रखिएगा। उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस की बात ही नहीं करेंगे। किसमें? हीट कैपेसिटी में। नेक्स्ट क्लास में जब आपको हम हीट कैपेसिटी बताएंगे तो देख लीजिएगा, लेकिन उसके लिए आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डिफिनेशन पता होना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर जो न्यूमेरिकल्स बनता है इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल बनता है। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।